हम सब हर रोज कितने ही वादे करते हैं और कितने ही वादे टूटते भी हैं। लेकिन एक आम वादे और एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट में आखिर फर्क क्या है? कब कोई वादा इतना मजबूत बन जाता है कि उसे अदालत में भी लागू करवाया जा सके? आज हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे और समझेंगे उस एक चीज को जो किसी वादे को एक कानूनी बंधन बना देती है। तो चलिए शुरुआत एक पहेली से करते हैं। सोचिए, एक आदमी ने एक पूरा बाजार खड़ा कर दिया। दुकानदारों ने भी वादा किया कि भाई हम तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल देंगे, कमीशन देंगे। लेकिन जब बात अदालत तक पहुंची तो कोर्ट ने साफ मना कर दिया। कहा यह वादा लागू नहीं हो सकता। अजीब है ना? आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस कहानी के अंत तक इसका जवाब बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो चलिए अपनी इस पहेली को सुलझाने के लिए सीधे चलते हैं उस केस की तह में जिसने ये सारा सवाल खड़ा किया, दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव। तो कहानी कुछ यूं है। एक तरफ है एक बिल्डर जिसने कलेक्टर साहब के कहने पर अपनी जेब से पैसा लगाकर एक पूरा का पूरा बाजार बना दिया। अब दूसरी तरफ एक दुकानदार था। उसने उस बाजार में एक दुकान ली और बिल्डर से वादा किया कि देखो, तुम्हारी वजह से हमें दुकान मिली तो हमारी बिक्री पर तुम्हें कमीशन मिलेगा। सब ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद दुकानदार अपने वादे से पलट गया। अब बिल्डर को लगा कि भाई ये तो सरासर नाइंसाफी है और वो अपना मामला लेके पहुंच गया अदालत। और यही कहानी में आता है एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़। अदालत ने फैसला सुनाया कि नहीं, बिल्डर को कोई कमीशन नहीं मिलेगा। दुकानदार का वादा कानूनी तौर पर लागू ही नहीं किया जा सकता। अब पहली नज़र में तो ये फैसला बड़ा ही अटपटा लगता है ना, लेकिन ये एक बहुत ही जरूरी कानूनी सिद्धांत पर टिका हुआ था। अदालत का फैसला भले ही हमें अजीब लगे, पर वो एक ठोस कानूनी बुनियाद पर खड़ा था। और जानते हैं उस बुनियाद को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कंसिडरेशन, या हिंदी में प्रतिफल। सच कहूं तो ये किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का दिल और आत्मा है। अब इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? सोचिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो एक टू वे स्ट्रीट की तरह है। दोनों तरफ से कुछ आना जाना जरूरी है। तो कंसिडरेशन वही कुछ है। वो कीमत है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी के वादे के बदले में चुकाती है। अगर कोई लेन देन नहीं है तो वो बस एक तोहफा हो सकता है या एक खोखला वादा, पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। हाँ, मुझे पता है ये कानूनी परिभाषा थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन इसमें एक लाइन है जिस पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और वो है वचनदाता की इच्छा पर। इसका सीधा सा मतलब है जो भी काम किया गया है वो वादा करने वाले के कहने पर या उसकी मर्जी से होना चाहिए। बस यही है सबसे बड़ा की पॉइंट। और बस इसी एक लाइन से हमारी पूरी पहेली सुलझ जाती है। देखिए, दुकानदार कौन था? वचनदाता, यानी वादा करने वाला। काम क्या हुआ था? बाजार का बनना। लेकिन क्या वो बाजार दुकानदार की इच्छा पर बना था? नहीं, वो तो कलेक्टर के कहने पर बना था। तो कानून की नज़र में दुकानदार के वादे के बदले में बिल्डर ने सीधे सीधे कुछ नहीं किया, मतलब कंसिडरेशन गायब था। और जब कंसिडरेशन ही नहीं तो वादा भी कानूनी तौर पर लागू नहीं हो सकता। सिंपल। तो ठीक है, सबसे बड़ा नियम तो हम समझ गए कि सब कुछ वादा करने वाले की इच्छा पर होना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस पहला नियम था। एक वादे को कानूनी तौर पर मजबूत बनाने के लिए कंसिडरेशन को कुछ और कसौटियों पर भी खरा उतरना पड़ता है। तो ये रहे कुछ और जरूरी नियम। पहला तो हम जानते ही हैं, पर दूसरी बात बड़ी दिलचस्प है कि कंसिडरेशन किसी तीसरे इंसान की तरफ से भी आ सकता है। और तो और ये पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, यानी भूत, वर्तमान या भविष्य किसी भी समय का हो सकता है। पर इन सब में एक नियम ऐसा है जो थोड़ा चौंकाता है कि कंसिडरेशन का पर्याप्त या बराबर होना जरूरी नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इस नियम को समझने के लिए चलिए इस सवाल पर सोचते हैं। क्या 50,000 रुपए का घर कानूनी तौर पर सिर्फ 5,000 रुपए में बेचा जा सकता है? क्या ये कानूनी रूप से मुमकिन है? कानून इस बारे में क्या सोचता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, कानून ये नहीं देखता कि सौदा अच्छा है या बुरा। जब तक दोनों पार्टियां अपनी मर्जी से राजी हैं और कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं है, अदालत बीच में दखल नहीं देती। कानून के लिए बस ये जरूरी है कि बदले में कुछ तो दिया गया हो, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो। तो अभी हमने बात की कि कंसिडरेशन कितना होना चाहिए। अब बात करते हैं कि वो कब होना चाहिए, मतलब कंसिडरेशन का समय। ये भी बहुत मायने रखता है। और यहीं पर भारतीय कानून दुनिया के बाकी कानूनों से थोड़ा अलग और दिलचस्प रास्ता लेता है। तो कंसिडरेशन 3 तरह का हो सकता है। एक है प्रेजेंट या वर्तमान। ये तो बहुत सिंपल है, जैसे आप दुकान पर गए, सामान खरीदा और तुरंत पैसे दे दिए।
फिर आता है फ्यूचर या भविष्य, जब दोनों लोग भविष्य में कुछ करने का वादा करते हैं। जैसे एक पार्टी कहे कि मैं अगले महीने सामान पहुंचा दूंगा और दूसरी कहे कि मैं तब पैसे दे दूंगा। और सबसे मजेदार है पास्ट या भूत, मतलब जब वादा किसी ऐसे काम के लिए किया जाता है जो पहले ही हो चुका है। और देखिए, यही वो पॉइंट है जहां इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ के रास्ते अलग हो जाते हैं। हमारे भारतीय कानून में अगर किसी ने पास्ट में आपकी कोई मदद की थी और आप बाद में उसे उसके लिए कुछ देने का वादा करते हैं, तो वो वादा लीगली वैलिड माना जाएगा। लेकिन इंग्लिश लॉ में आमतौर पर ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन यानी एक कीमत, एक लेन देन बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां बिना किसी कीमत के, बिना किसी कंसिडरेशन के भी एक वादा कानूनी तौर पर वैलिड हो? कानून का एक बहुत पुराना सिद्धांत है जो इस लैटिन कहावत में छिपा है। इसका मतलब है, एक कोरे वादे से कोई कार्रवाई पैदा नहीं होती। सीधे शब्दों में कहें तो नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हर नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 25 हमें वही अपवाद बताता है। कानून यहाँ ये मानता है कि कुछ वादे कीमत से कहीं बढ़कर होते हैं। ये वो खास हालात हैं जहाँ बिना किसी लेन देन के भी एक वादा कानूनी तौर पर मान्य होता है, जैसे कि परिवार में प्यार और स्नेह से किया गया वादा या किसी की पुरानी स्वैच्छिक मदद के बदले में दिया गया वचन। चलिए, पहले अपवाद को जरा करीब से देखते हैं। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि वादा तो प्यार में किया था। नहीं, कानून यहाँ बहुत सख्त हैं। 4 शर्तें हैं। पहली, एग्रीमेंट लिखित में होना चाहिए। दूसरी, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तीसरी, ये करीबी रिश्तेदारों के बीच होना चाहिए। और चौथी, ये वाकई में नेचुरल लव एंड अफेक्शन यानी कि सच्चे प्यार और स्नेह से निकलना चाहिए। जब ये चारों शर्तें पूरी होंगी तभी बात बनेगी। एक और बड़ा ज़रूरी अपवाद है टाइम बार्ड डेट का। इसका मतलब है ऐसा कर्ज जिसको वसूलने की कानूनी मियाद खत्म हो चुकी है। अब मान लीजिए कोई इंसान ऐसे ही किसी पुराने कर्ज को चुकाने का लिखित में वादा कर देता है, तो उसका ये नया वादा बिना किसी नए कंसिडरेशन के भी कानूनी तौर पर उसे बांधता है। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? एक तरफ तो कानून हर वादे की कीमत मांगता है, जैसा दुर्गा प्रसाद के केस में हुआ। लेकिन दूसरी तरफ वही कानून प्यार और नैतिक जिम्मेदारी से किए गए वादों को बिना किसी कीमत के भी मान्यता देता है। तो शायद एक कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक सौदा नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा एक मानवीय वादा है जिसे कानून ने अपनी ताकत दी है। सोचने वाली बात है।